रजिस्टर खोल कर देखें कल क्या बातें चल रही थी। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज़ ठीक है प्लीज़? जी सर, कल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सब ओके हो गया था? प्लीज क्लियर था? व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन डेबिट, लेकिन मैंने तो बेटा एक और भी लिखवाई थी यार। नहीं, वो समझ आ गई थी। तो दोनों तरह से डेप्रिसिएशन की एंट्री हो सकती है। एग्जामिनर अगर ना बताए तो फिर आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाए कि एसेट अकाउंट WDV पे रखना है तो देन फिर डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट डेप्रिसिएशन की एंट्री हो जाएगी। ठीक है प्लीज? कोई और कंफ्यूजन आपके जहन में आ रही हो? चलिए नेक्स्ट पेज एक निकालें, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। एक हेडिंग लिखें, डिस्पोजल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिस्पोजल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आ जाए आ जाए सर, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। डिस्पोजल का मीनिंग फिलहाल ब्रैकेट में कहीं लिख लें साथ ही, सेल। सेल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्या मीनिंग है? टेंजेबल एसेट्स की बात हो रही है। किन टेंजेबल एसेट्स की? किन टेंजेबल एसेट्स की जो हेल्ड फॉर यूज है और दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। ठीक है ना सर? क्या इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम्स को, बल्कि कोई एग्जांपल्स पहले दो चार बता दें, एनी एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? ये छोटी छोटी बातें प्लीज ध्यान में रहनी चाहिए। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, कुछ भी हो सकता है। क्या इन चीजों को यूज के लिए खरीदते हैं या बेचने के लिए? तो खरीदते तो यूज के लिए हैं, लेकिन अगर आपको जरूरत ना रहे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उन्हें सेल कर दें। तो ये आज बात होने लगी है। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी थी हमारे पास, कुछ अर्सा हमने यूज की, हमारा प्लान अब बना है कि उस मशीनरी को बेचें, उसकी जगह कोई नई मशीन ले लें। कोई व्हीकल थी, कोई फर्नीचर था, हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसे बेचना चाहते हैं। क्या बेचने के लिए लिया था? लिया तो यूज़ के लिए था, लेकिन इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कुछ अर्से बाद आपको उसकी ज़रूरत ना रहे और देयरफॉर आप उसे बेचने का मींस डिस्पोजल का कोई डिसीजन ले रहे हो। तो उस केस में फिर हम अकाउंटेंट्स अगर कोई एसेट बेच रहे हैं उसे कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, कैसे डबल एंट्रीज करेंगे, आज इंशाल्लाह हमने ये डिस्कस करना है। बात मेरी समझ आ गई? क्या बेचने के लिए लिया था? ये बात नहीं हो रही। लिया किस लिए था? लेकिन अगर जरूरत नहीं रही तो सब्सिक्वेंटली हो सकता है आप बेच दें, और अगर आप एसेट बेच दें तो फिर हम कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये इंशाल्लाह अब हम डिस्कस करेंगे। बात समझ आ गई प्लीज? एक छोटी सी एग्जांपल लिखना जरा, उसको बेस बना के फिर बात बढ़ाते हैं। सपोज एक लिख लो एग्जांपल, एन ओल्ड इक्विपमेंट costing rupees
7,50,000 and accumulated depreciation of rupees 6 lakh. An old equipment costing 7,50,000 and accumulated depreciation of rupees 6 lakh is sold for rupees 1,80,000 in cash. आ जाए सर, आ जाए प्लीज, आ जाए। ये कॉस्ट वाले हजरात काइंडली FA1 में टाइम पे आया करेंगे, क्लास में बैठ के रेस्ट किया करें। इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए, भाई को तो थोड़ी सी जगह चाहिए। जी, जिन लोगों ने लिख लिया प्लीज काइंडली जरा ट्रांसलेशन करेंगे। तो फुल कंसंट्रेशन, फुल इन्वॉल्व, सारी काउंटिंग आपने करवानी है। कोई ओल्ड इक्विपमेंट था, कितने का खरीदा था? 7,50,000 रुपीज का खरीदा था। क्या कुछ अर्सा यूज किया था? कैसे पता चला? 6 लाख रुपया डेप्रिशिएट कर चुके थे। WDVs की कितनी रह गई थी? 1,50,000 WDV रह गई थी। फिर उससे सेल किया है, कितने का बेचा है? अपना ही बिजनेस समझे प्लीज, बैठे सर। अपना ही बिजनेस समझे। इक्विपमेंट आपने खरीदा था 7,50,000 का, 6 लाख रुपीज तक डेप्रिशिएट हो गया था, 1,50,000 WDV रह गई थी। मार्केट में आपने 1,80,000 कैश पे बेच दिया है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है, ये ना तो अल्लाह करे मेरे जैसा कोई ना हो, हमें कुछ भी नहीं लग रहा। प्लीज अपना बिजनेस समझे सर। बुरा बेटा क्यों लग रहा है? बी सीरियस काइंडली। नहीं, आपने सोचा है बुरा लग रहा है, तो वैसे ही मजाक किया? नहीं, इसका मजाक वैसे बनता नहीं था। नहीं, अगर कुछ लॉजिकली सोच के बुरा लग रहा है तो वो भी डिस्कस कर लेते। नहीं यार, मेरी तरह अनडिसाइडेड तो कोई नहीं है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? और जाने दें यार, 7.5 लाख का एसेट 1,80,000 का बेचा है। क्या हो गया, क्या हो गया है? क्या मैं गलत कंपैरिजन कर रहा हूँ? 7,50,000 का तो वो था जब बेचा, कितने का रह गया था? तो 1,50,000 वाला एसेट हमने 1,80,000 पे सेल किया है, तो देयर फॉर गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो क्या डिस्पोजल पे गेन हो सकता है? कैसे पता चलेगा? WDV को कैश से कंपेयर करेंगे या कॉस्ट को कंपेयर करेंगे? WDV को कैश से कंपेयर करके पता चलना चाहिए एसेट रह कितना गया है, कितना गया था कह लें, और कितने का बेचा है। क्या हमेशा गेन ही होगा? फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 130,000 का बिका है। अच्छा, ये कितने पे बेचेंगे आप? अगर कोई चीज बेचनी है तो वो कितने पे बिकेगी? नहीं नहीं, मतलब वो नहीं, इन फिगर्स को छोड़ें आप। फॉर एग्जाम्पल आपने, आपके पास मोबाइल है, आपका प्लान है कि इसे बेच के नया लेना है, ये पुराना मोबाइल कितने पे बिकेगा? जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, किस दिन? जिस दिन बेचेंगे। तो हो सकता है मार्केट वैल्यू WDV से ज्यादा हो और कम भी हो सकती है। तो कैश कितना मिल रहा होगा हमें? मार्केट वैल्यू के बराबर मिल रहा होगा। तो अगर मार्केट वैल्यू इज मोर देन WDV तो गेन हो रहा होगा, और अगर मार्केट वैल्यू इज लेस देन द WDV तो लॉस हो रहा होगा। एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस हो रहा है। आपकी पूरी कोशिश क्या होगी एज अ सेलर? ज्यादा से ज्यादा लूं, ज्यादा से ज्यादा पे बेचूं। खरीदने वाले की कोशिश क्या होगी? कम से कम पे खरीदूं। निगोशिएशन होगी, बहस होगी,
फाइनली जो प्राइस एग्री होती है वो मार्केट प्राइस होगी। तो इफ द मार्केट प्राइस इज मोर देन WDV जो आपकी बुक्स में आ रही है, तो फिर आपको गेन हो रहा है डिस्पोजल पे, गेन ऑन डिस्पोजल। और अगर मार्केट वैल्यू इज लेस देन द WDV तो लॉस ऑन डिस्पोजल भी हो सकता है। और डेफिनेटली एक चांस ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली आपका एसेट मार्केट में WDV के इक्वल बिक जाए। इस केस में क्या नहीं हो रहा है, क्या भी नहीं हो रहा, क्लियर है प्लीज? तो हम जरा पहली सिचुएशन वापस आ जाते हैं। लेट्स अज्यूम 1,80,000 पे ही बिका है। एक गेन वाली सिचुएशन से स्टार्ट कर लेते हैं। जिससे पता ये चला है, आई होप कि सबको पता चला है कि कभी भी अगर आपने, मुझे एक वर्ड जरा पूरे करने दें, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल अगर कैलकुलेट करना है तो आप कंपेयर करेंगे WDV को कैश से। लेकिन थोड़ा सा मैं वर्ड वो यूज कर लेता हूँ जो हमें आगे यूज करना है। कैश को इस सिचुएशन में बोलते हैं सेल प्रोसीड्स। किसको मैंने सेल प्रोसीड बोला है? सेल प्रोसीड्स का मतलब जो बेच के मिला है, और सिंपली कैश की बात हो रही है। तो सेल प्रोसीड्स माइनस WDV। WDV कितनी है इसकी? WDV इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। तो 1,50,000 WDV है, सेल प्रोसीड्स 1,80,000 है। अगर सेल प्रोसीड्स ज्यादा होंगी, सेल प्रोसीड्स ज्यादा होंगी तो क्या हो रहा होगा? और अगर सेल प्रोसीड्स WDV से कम होंगी तो क्या हो रहा होगा? हमारी सिचुएशन में गेन क्यों बन रहा है? प्लीज क्यों बन रहा है? सेल प्रोसीड्स आर मोर देन द WDV। सेल प्रोसीड्स सिंपली मींस किसकी बात हो रही है? उस कैश की बात हो रही है जो कैश हमने रिसीव की है अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ द एसेट। बात क्लियर है? प्लीज नोट करें। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज जरूर डिस्कस किया करें यार। एनी प्रॉब्लम प्लीज? एनी प्रॉब्लम प्लीज सर? पंखे में प्रॉब्लम प्लीज बंद करना है। ये आपके सामने एसी भी चल रहा है ना शायद। नहीं, पंखा तेज करना है। वो फिर बाकियों के लिए जरा मुश्किल हो जाएगा अगर आप चेयर या अपनी जगह जरा चेंज अगर कर लें। नहीं नहीं, मतलब देख लें फिर, अभी तो बड़ी देर पड़ी है, बड़ी देर बर्दाश्त करना भी इंशाल्लाह नहीं। ठीक है, वैसे वो डायरेक्टली अगर हवा पड़ रही एसी की फिर वो डेफिनेटली भी शायद इस तरह का मौसम नहीं है। तो इधर आ जाओ, मैं इन भाइयों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, आगे है जगह। प्लीज हिलने की कोशिश करके देखें सर, जगह बना देता हूँ मैं। लेकिन फिर आप मेरे सामने दोबारा ना एसी की तरफ देखना है ना पंखे की तरफ देखना है। ठीक है प्लीज? एनी अदर कंफ्यूजन सर? चीजें मार्केट में किस प्राइस पे बिकती हैं? WDV किसे कहते हैं? WDV एक हमारी अपनी कैलकुलेशन है, हम अकाउंटेंट्स की अपनी कैलकुलेशन है। एसेट खरीदा वो कॉस्ट है, डेप्रीशिएट किया, मेथड लगाया, स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग वगैरह वगैरह, उसकी बेस पे एक एस्टिमेटेड अमाउंट आ गई। ये कुछ जरूरी नहीं है कि हमारी WDV मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट के इक्वल हो जाए। इट कैन बी मोर देन और कैन बी लेस देन द मार्केट वैल्यू। हाँ, देयर मे बी अ चांस, देयर मे बी अ चांस, रेयर चांस कि जिसमें WDV मार्केट वैल्यू के इक्वल हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती है, लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है कि क्या चीज किसके बराबर हो। बोले WDV मार्केट वैल्यू के बराबर हो, और अगर डिफरेंस आ रहा है मार्केट वैल्यू इज मोर देन तो गेन है, अदरवाइज लॉस ऑन डिस्पोजल भी हो सकता है। आई होप के क्लियर है प्लीज? देन अजय सर, ये तो मैंने आपके सामने मैथमेटिकली एक वर्किंग कर ली है। हमारा असल इशू है, मेन इशू है, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल की हेडिंग का मेरा मीनिंग ये है कि डिस्पोजल अगर हुई है तो इसे कैसे डेबिट क्रेडिट करके लिखें अपनी बुक्स में। डिस्पोजल के टाइम पे क्या डबल एंट्री बनाएं, फुल आपने कंसंट्रेट करना है। यकीनन चीजें नई जरूर होंगी,
लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग? बताया मैंने क्या बोला? मीनिंग ऑफ दिस हेडिंग क्या समझ आया आपको इस हेडिंग से? डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्री की तरफ जा रहे हैं, डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्री की तरफ जा रहे हैं। एक एसेट हमने बेच दी है, हम ये अब सोचने लगे हैं कि उसको कैसे अपनी बुक्स में डेबिट क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड करें। ठीक है प्लीज सर, पहले जरा बात को थोड़ा बिल्कुल सिंपल रखते हैं, फिर और सिंपल इंशाल्लाह कर लेंगे। अगर डिस्पोजल हुई है तो क्या कैश आ जाएगा? और इक्विपमेंट हमारी इस एग्जांपल में जो था वो चला जाएगा। तो एक एसेट कैश की फॉर्म में आ जाएगा और एक एसेट इक्विपमेंट वाला चला जाएगा। तो मेरी हेल्प करेंगे, क्या डेबिट हो जाएगा क्या क्रेडिट हो जाएगा? कैश डेबिट हो जाएगा, इक्विपमेंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अब जरा फिगर्स की तरफ आए, एग्जांपल देखें। कैश कितने से डेबिट होगा? 180,000 से। 180,000 से। इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट होगा? इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट होगा? अब यहाँ प्रॉब्लम है, अगर आप कल वाली बात रिकॉल कर सके, हो सकता है डिस्पोजल से पहले हमारी बुक्स में ये इक्विपमेंट WDV पे आ रहा हो सकता है सर। कब हो सकता है? अगर हम डेप्रिसिएशन को इक्विपमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट करते रहे होंगे तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल इक्विपमेंट हमारी बुक्स में अपने लेजर में 150,000 पे आ रहा होगा या 750,000 पे आ रहा होगा? 150,000 पे आ रहा होगा। कंसंट्रेट फुल रहा। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि डिस्पोजल से पहले हमने इक्विपमेंट का लेजर अलहदा बनाया हो और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बनाया हो? इन दैट केस इक्विपमेंट हमारी बुक्स में कॉस्ट में 750,000 पे आ रहा होगा और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर 6 लाख अलहदा दिखा रहा होगा। तो कैश तो 180,000 से डेबिट हो जाएगा। हमें जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा कि क्या इक्विपमेंट कॉस्ट पे है या WDV पे है। दो सिनेरियोज बन जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट WDV पे है तो फिर इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट होगा? 1,50,000 से। और अगर कॉस्ट से है तो 750,000 से। तो हम अब दो सिनेरियोज में ये डिस्कशन करेंगे कि अगर इक्विपमेंट या एसेट जिसे हमने डिस्पोज किया वो हमारी बुक्स में WDV पे हो तो डबल एंट्री कैसे कंप्लीट होगी, और अगर WDV की बजाय वो हमारी बुक्स में कॉस्ट पे था तो फिर डबल एंट्री कैसे पूरी होगी। मीन्स से जब ये हेडिंग हमने लिखी है तो इसके बाद आप लिखें। मेरी बात पूरी समझ आई है क्या कर रहा हूँ मैं? तो इसके नीचे एक हेडिंग लिखें, इफ सपोज, बाद में फिर इसका भी एक पेज उसी तरह बनाएंगे जिस तरह कल बना रहे थे। पहले मेरे ख्याल वैसे ही वर्किंग कर लेते हैं। इफ देयर इज, पहले नो सेपरेट में कर लेते हैं। इफ देयर इज नो सेपरेट, सेंटेंस पूरा करवाएं मेरा। इफ देयर इज नो सेपरेट ledger of what is the meaning of this sentence? If there is no separate ledger of accumulated appreciation, what will be the consequence of this sentence? इसका मतलब एसेट हमारी बुक्स में फिर WDV पे आ रहा होगा। अब देख लीजिएगा, मैं कहीं ये ना हो मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ। कल भी मुझे महसूस हो रहा था मैं अकेला ही बोल के चला गया हूँ। सब मेरे साथ हैं सर? द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस हेडिंग इज कि अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल अब हमारी बुक्स में हमारा इक्विपमेंट डिस्पोजल से पहले 1,50,000 पे आ रहा होगा। ओके प्लीज। तो कॉस्ट में भी आ सकता है, वो इंशाल्लाह फिर पॉइंट नंबर 2 में अलग डिस्कस करेंगे। चले आए जी दोबारा एंट्री की तरफ। डिस्पोजल हो गई, 180,000 कैश आ गया, इक्विपमेंट 150,000 पे हमारी बुक्स में आ रहा है। बताएं क्या करूं? बस लिखना छोड़ें, बस हेडिंग लिख के हेल्प मी एंट्री लिख रहा हूं। कैश कितना डेबिट पूरा करवाना पहले। इट मींस कैश हमेशा आप सेल प्रोसीड्स पे डेबिट करेंगे। सेल प्रोसीड्स का मतलब जो कैश आएगा उस अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या करूं? इक्विपमेंट कह लेते हैं इस वक्त, मशीनरी इक्विपमेंट व्हीकल जो भी बेचा होगा। हमारे इस एग्जांपल में इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट क्रेडिट बाय
150,000। इसका मतलब ये पता चला यहाँ में कि अगर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा नहीं बना हुआ है तो एसेट फिर एट WDV क्रेडिट होता है। लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। बेटा कंडीशनर तो नहीं करें यार, कॉस्ट वाले हजरात यार जाती है अभी यार, यार कमाल हो गया। मेरा ख्याल आज जितनी बात होनी थी वो खत्म भी होगी। ये कैश डेबिट बाय सेल प्रोसीड्स, और अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट अलग नहीं है तो फिर इक्विपमेंट या एसेट क्रेडिट होता है एट WDV। लेकिन एक और चीज छोटी सी, किस दिन की WDV? WDV तो हर साल कैलकुलेट हो सकती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। किस दिन की WDV? हाँ जी, एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, जिस दिन बेचा है। अगर सपोज 5 साल बाद बेचा है तो 5वें साल के एंड पे जो WDV, तीसरे साल के एंड पे बेचा है तो पूरा सेंटेंस होना चाहिए एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। प्लीज लेट मी फिनिश। कैश डेबिट बाय 1,80,000, इक्विपमेंट क्रेडिट बाय 1,50,000। बात अभी खत्म नहीं हुई, ये एंट्री बैलेंस ही नहीं है। ये एंट्री बैलेंस क्यों नहीं है? क्या पैसे ज्यादा हैं? कंपाउंड एंट्री कभी वर्ड सुना आपने? कंपाउंड एंट्री में 2 से ज्यादा हेड्स हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल डेबिट अमाउंट्स और क्रेडिट अमाउंट्स इक्वल होने चाहिए। So why this entry is not balanced? Because cash is more than the WDV। तो किस तरफ या किन अमाउंट्स में डिफरेंस रह गया? डेबिट अमाउंट ज्यादा है या क्रेडिट अमाउंट ज्यादा? तो इस एंट्री को अगर मैंने बैलेंस करना है तो किस तरफ कितना लिखूं? क्रेडिट्स में अभी 30,000 और होना चाहिए। किसी को पता है ये 30,000 अब क्या है? ये गेन है जो अदर इनकम में जाए, ये गेन ऑन डिस्पोजल है जो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में जाएगा। मेरी बात अभी प्लीज पूरी नहीं हुई। गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है? गेन्स का डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये जो गेन है अदर इनकम में, और अदर इनकम कहाँ होती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये 30,000 ऐड होना चाहिए। तो ये मेरी इस पूरी एंट्री का इफेक्ट ये होगा, कैश में 180,000 ऐड होगा, इक्विपमेंट में से 1,50,000, प्लीज 1,50,000 माइनस हो जाएगा, और 30,000 का जो गेन है ये फाइनली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अदर इनकम में ऐड हो जाएगा। एक सेकंड दोबारा बोर्ड पे देखें, क्या इस एंट्री में हमेशा गेन ही आएगा? अगर फॉर एग्जांपल कैश मिला होता 1,30,000, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट्स अज्यूम कैश मिला होता 1,30,000 और WDV ऑफ द एसेट है 1,50,000। एंट्री यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक एंट्री ठीक है, लेकिन वंस अगेन अभी एंट्री बैलेंस इस तरफ से नहीं है। अब डिफरेंस किधर आ रहा है? डेबिट अमाउंट्स में जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, गेन है या लॉस है? इट मींस एंट्री में बस दो अमाउंट्स आ रही हैं, एक कैश की और एक एसेट की। कैश सेल प्रोसीड से डेबिट होगा, एसेट इस केस में WDV से क्रेडिट होगा। इन दो फिगर्स को लिख के अगर डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में रह जाए तो दैट विल बी द गेन ऑन डिस्पोजल, और अगर डिफरेंस डेबिट अमाउंट्स में आ जाए तो लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाए। क्लियर हो जाएगा प्लीज? वापस चलता हूं मैं अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में। कितने का बेचा है? 180,000 का। therefore this 180,000 is 30,000 more than the WDV, which means gain on डिस्पोजल है, अदर इनकम में जाना है, और इस अदर इनकम मींस प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट होगा। एनी कंफ्यूजन? आपके लिए लिखा है, प्लीज लिख लें। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज साथ साथ बताइएगा ताकि रिजॉल्व करके आगे चलें। कंपाउंड एंट्री एक मैंने वर्ड बोला है, आइडिया सबको है। 2 से ज्यादा हेड एक एंट्री में हो सकते हैं,
लेकिन अमाउंट्स डेबिट की, टोटल डेबिट्स और टोटल क्रेडिट सेम अल्टीमेटली होने चाहिए। एनी कंफ्यूजन? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके सर, बट आर टू मेन हेड्स जो इन्वॉल्व हैं, इस एंट्री के मेन हेड्स कौन से हैं? कैश आ रहा है और इक्विपमेंट जा रहा है, बिकॉज कैश इज मोर देन द डब्ल्यूडीवी ऑफ द इक्विपमेंट, गेन हो रहा है, और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाए तो फिर लॉस भी हो सकता है। ठीक हो गया सर? जी जी। तो फिर लॉस बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, लेकिन फिर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएगा, और अगर गेन है तो अदर इनकम में आ जाएगा। आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनमें, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बजाय एग्जैक्टली कह लेते हैं एडमिन एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अदर इनकम में गेन, और अगर एक्सपेंसेस है तो एडमिन एक्सपेंसेस कर। चलो आगे। देन बेटा नेक्स्ट एक प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स एग्जामिनर क्या करता है, मेरा एक एक वर्ड प्लीज गौर से सुनना। एंट्री हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें गेन कैलकुलेट हो गया है, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर स्टूडेंट से ये रिक्वायर करता है कि यही जो गेन या लॉस कैलकुलेट हो रहा है इस एंट्री में, इसको गेन लॉस को एंट्री में कैलकुलेट करने की बजाय एक लेजर फॉर्म में कैलकुलेट करके दिखाया जाए। मीन्स उसे जो गेन लॉस नजर आ रहा है वैसे किसी को इस एंट्री में को गेन लॉस नजर आ रहा है? डेफिनेटली हमारे इस केस में गेन है, लेकिन एक ऑल्टरनेट वे भी है कि लेजर बना के भी गेन या लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो हमसे रिक्वायरमेंट में पूछ रहा होगा कि जनरल एंट्रीज करें, या समटाइम्स वो ये भी पूछ सकता है कि लेजर बना के गेन कैलकुलेट करके या लॉस कैलकुलेट करके दिखाएं। तो उस केस में फिर क्या होता है, जो मैंने पहले बोला है ये भी अपने पास पहले नोट करना जरा। समटाइम्स एक पैराग्राफ लिख लो, समटाइम्स एग्जामिनर आपको हर एंगल से टेस्ट इसलिए करता है ताकि आप सही वाले अकाउंटेंट्स बन सकें। तो समटाइम्स एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर रिक्वायर्स टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल इन अ लेजर, एंड दैट लेजर इज कॉल्ड एज, और फिर एग्जामिनर उस लेजर का नाम रखता है जिस लेजर में गेन या लॉस आना है, एंड दैट लेजर इज कॉल्ड एज डिस्पोजल अकाउंट। Sometimes examiner requires to calculate gain or loss on disposal in a ledger, और फिर उस लेजर का वो नाम क्या रखता है, डिस्पोजल अकाउंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेजर? टू कैलकुलेट गेन लॉस। क्या एंट्री में गेन लॉस नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन इंशाल्लाह भी मैं डिस्कस करूंगा लेजर फॉर्म में भी आ सकता है। तो हम जब क्वेश्चंस कर रहे हुआ करेंगे तो हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट में पता चला कि डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बनाना है तो फिर हम लेजर फॉर्म में वर्किंग करेंगे, और अगर रिक्वायरमेंट में लिखा होगा प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली तो फिर हम उस कंपाउंड एंट्री की तरफ चले जाएंगे जो हमने थोड़ी देर पहले लिखी है।
अच्छा, ये सारी बहस अभी किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है ये भी ध्यान में रखना है। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर सेपरेट नहीं है, हमारी बुक्स में एसेट डब्ल्यूडीवी पे ही आ रहा है, लेकिन उसमें अब एक तरीका क्या हो गया कि एंट्री करके गेन निकालना है। आप दूसरा तरीका क्या डिस्कस करने लगे हम कि लेजर फॉर्म में कैसे वर्किंग होती है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज ही बन जानी है, लेकिन होपफुली एक नई चीज आपको शायद फिलहाल महसूस हो रही है। लेजर का मतलब ऐसे क्या है कि टी फॉर्म में, तो वंस अगेन आपने रुकना है, पेशेंस सिखानी है। टी फॉर्म का मतलब इस तरह से एक लेजर होगा और उसके ऊपर क्या लिखा होगा, डिस्पोजल अकाउंट। आप इस तरह करें जो इससे पीछे आपने लिखा है, ऊपर ऊपर एग्जाम्पल तक पहुंच जाना दोबारा इसी पेज के ऊपर। ये सबको पता है कि अगर गेन या लॉस कैलकुलेट करना है डिस्पोजल पे, तो सेल प्रोसीड्स को और डब्ल्यूडीबी को कंपेयर होना चाहिए। देख के बताएं, फाइनल करना। अगर मैंने गेन या लॉस तक पहुंचना है, डिस्पोजल के गेन लॉस तक पहुंचना है, तो मुझे किसको किससे कंपेयर करना है। इन अदर वर्ड्स का मतलब फिर ये हुआ कि अगर हम सेल प्रोसीड्स और डब्ल्यूडीबी ऑफ एसेट को इस लेजर में किसी तरह लिख लें, तो इंशाल्लाह बैलेंस करके गेन होगा तो गेन पता चल जाएगा और लॉस होगा तो लॉस पता चल जाएगा। तो ये लेजर कैसे बनेगा उसको छोड़ें जरा। आपने थोड़ी देर पहले ऊपर एक एंट्री लिखी है, कभी लिखी है ना, क्या कैश डेबिट ही होना है? और वंस अगेन सेम फिगर्स यूज कर रहा हूं जो इस एग्जांपल में थी, कितने से डेबिट होना? इक्विपमेंट ने क्रेडिट ही होना है, और इक्विपमेंट अगर डब्ल्यूडीबी पे है तो कितने से क्रेडिट होना है? 1,50,000 एट द डेट ऑफ डिस्पोजल, जो डब्ल्यूडीबी आ रही है उस अमाउंट से क्रेडिट होना। तो कैश आ रहा है, इक्विपमेंट जा रहा है, हेड तो यही है। अगर आपने लेजर फॉर्म में वर्किंग करनी है, कंसंट्रेट फुल करना जरा, क्या बोला मैंने यहां से आगे। तो ये जो एक एंट्री अभी हम ऊपर हमने की थी, वो एंट्री फिर हम 2 स्टेप्स में कर देंगे। एंट्री के मेन हेड्स क्या हैं? कैश डेबिट है, एसेट क्रेडिट है। अगर इस एंट्री को इकट्ठा रखूं तो क्या आपको पता चल रहा है कि इस एंट्री में गेन कैलकुलेट हो रहा है? सर, क्या इस एंट्री के अंदर गेन कैलकुलेट हो रहा है? सर अगर मैं बैलेंस कर लूंगा तो हो जाएगा। कैश को और इक्विपमेंट को अगर इसी एंट्री में कंपेयर कर दूंगा, एक ही एंट्री में, तो 30,000 का गेन कैलकुलेट हो गया है। लेकिन अब हमने एंट्री के अंदर गेन लॉस कैलकुलेट नहीं करना, हमने कहा जाके कैलकुलेट करना है, इस लेजर में जाके, डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में जाके गेन लॉस कैलकुलेट करना। तो अगर आपने लेजर में जाके गेन लॉस कैलकुलेट करना है, फिर ये एंट्री इकट्ठी नहीं आप करेंगे, फिर ये एंट्री 2 स्टेप्स में कैलकुलेट कर, ये एंट्री 2 स्टेप्स में करेंगे। 2 स्टेप्स से मेरी मुराद ये है, कैश की अलग डबल एंट्री पूरी करेंगे, और आगे बोलें इक्विपमेंट की अलग। वो कैसे करेंगे आप मेरे पे छोड़ें, बोर्ड पे मुसलसल देखना आप। क्या कैश ने डेबिट ही होना है और क्या इक्विपमेंट ने क्रेडिट ही होना है? अब कैश मीन सेल प्रोसीड है और इक्विपमेंट की डब्ल्यूडीबी के अलग बहस है। तो इन दोनों फिगर्स को, अगर कैश को और इक्विपमेंट की डब्ल्यूडीबी को हम डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, क्या बोला मैंने, अगर पूरा अगर से अगर हम इस कैश को और इक्विपमेंट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, तो इंशाल्लाह भी आप देखेंगे कि उस कंपैरिजन से भी लेजर में गेन या लॉस कैलकुलेट हो सकता है। तरीका सिंपली ये होता है कि कैश तो डेबिट ही हो रहा है, एसेट आ रहा है, उसका सेकंड इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्या बोला प्लीज मैंने, क्यों डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे? ताकि ये कैश डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। क्या मेरी कैश की डबल एंट्री पूरी हो गई है? इस एंट्री को जरा गौर से देखें अकाउंटेंट बन के। अब जो ऊपर वाली अलग एंट्री है, क्या कैश के लेजर में जाएगी? कैश के लेजर में जाएगी सर, किस साइड पे जाएगी? डेबिट साइड पे जाएगी। किस रेफरेंस से जाएगी? डिस्पोजल अकाउंट फिलहाल जहन में ट्राई करें, अभी बाद में लिख के बनाना हमने। डिस्पोजल अकाउंट में अब ये फिगर आएगी कहीं, किस साइड पे आएगी, किस रेफरेंस से आएगी? तो कैश इस एंट्री से डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। सेकेंड एंट्री में इक्विपमेंट ने तो क्रेडिट ही होना है क्योंकि एसेट जा रहा है, लेकिन इसका भी अगर सेकंड इफेक्ट डिस्पोजल अकाउंट में आ जाए तो फिर डबल एंट्री कैसे पूरी होगी? इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट साइड पे क्या रह गया?
तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट करके हमने इस इक्विपमेंट की अमाउंट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर दिया है। दोबारा एंट्री नीचे वाली अब देखा जरा। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट का मतलब क्या, ये फिगर आपको डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे नजर आएगी। किस रेफरेंस है? हिम्मत हिम्मत हिम्मत। इक्विपमेंट के अपोजिट रेफरेंस है और इक्विपमेंट का लेजर बनाया ध्यान में। क्या इक्विपमेंट के लेजर में ये फिगर नजर आएगी सर? किस साइड पे? और रेफरेंस वहां डिस्पोजल अकाउंट लिखा होगा। तो रादर देन जो एंट्री आपने पहले की है ऊपर, वो कब किया करेंगे? अगर एंट्रीज रिक्वायर्ड होंगी एग्जाम में। लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो उसी एंट्री को दो हिस्सों में ब्रेक करके कैसे कर देंगे? कैश डेबिट बोलना है प्लीज, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, और इक्विपमेंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। दोबारा कैश वाली एंट्री बोलना है, इक्विपमेंट वाली एंट्री से। अब आपने इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखना है। कैश वाली मैं बोलूंगा और इक्विपमेंट वाली आपने मेरी तरफ देख के बोलने की कोशिश करनी है। कैश डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट एंड, गलत बोल रहा हूँ, सही सुने, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। और दूसरी एंट्री, अगर आप मेन हेड्स पे फोकस रखेंगे, वंस अगेन इन एंट्रीज में मेन हेड्स कौन से हैं? कैश और एसेट। कैश इटसेल्फ डेबिट हो रहा है तो आप डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट ही हो सकता है, और इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर मुझे 2 मिनट और दे दें तो मैं जरा लेजर में पोस्टिंग फाइनल करके आपको फिगर्स दिखा दूंगा। अलाउड है मुझे? ये पोस्टिंग मुझे जरा डिस्पोजल अकाउंट में करवाएं पहले एंट्री। डिस्पोजल अकाउंट में किधर जाऊं? रेफरेंस के तौर पे क्या लिखूं? यकीनन कैश का लेजर भी बनेगा और उसमें डेबिट साइड पे अमाउंट होगी। हम जरा डिस्पोजल अकाउंट से इंटरेस्टेड है जरा। सेकेंड एंट्री में डेबिट साइड पे 1,50,000 आएगा। रेफरेंस क्या होगा? इक्विपमेंट का लेजर जहन में लाएं, क्या उसमें फिगर 150 क्रेडिट साइड पे होगी? यकीनन होगी इंशाल्लाह। अभी सारे लेजर बनाते हैं। अब जरा बोर्ड पे मुसलसल गौर से देखें, क्या ये दो अमाउंट्स डिस्पोजल अकाउंट में अब ट्रांसफर हो गए हैं? जब ये दो अमाउंट्स आ गई हैं तो जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, जस्ट लाइक एनी अदर लेजर, मुझे ये लेजर बैलेंस करवाएं। किस साइड पे 180 पहले लिखूं? नहीं, दोनों साइडों पे तो मैं लिखूंगा, लेकिन पहले किधर लिखूं? लेफ्ट राइट ना चक्कर में पड़ जाएगा। डॉक्टर्स नहीं है आप, अकाउंटेंट्स हैं प्लीज। पहले टोटल किधर लिखा जाता है? जिधर दिल की करे, अल्लाह ना करे। हायर साइड इस वक्त कौन सी साइड है? और यकीनन इतना ही किधर भी होना चाहिए। क्या ये लेजर एज इट इज बैलेंस है? किस तरफ लिखूंगा तो बैलेंस होगा? डेबिट साइड पे लिखूंगा या क्रेडिट साइड पे? कितना लिखूंगा? क्या ये 30,000 क्रेडिट बैलेंस है? और डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। क्या ये 30,000 क्रेडिट बैलेंस है जो लेजर में अपोजिट साइड पे लिखा हुआ है? तो अगर इस लेजर में क्रेडिट बैलेंस होगा तो गेन होगा। तो डेबिट बैलेंस है यार। क्या कैश ज्यादा आया है? क्या कैश ज्यादा आया है? तो कैश बड़ा क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ना। तो अगर कैश ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस रिफ्लेक्ट्स गेन ऑन डिस्पोजल। डेबिट बैलेंस, मेरे मेरे अलावा तो कोई कंफ्यूज नहीं है। क्रेडिट बैलेंस है तो गेन होगा, और अगर डेबिट बैलेंस कभी आ जाए तो लॉस भी हो सकता है। एक सेकंड बोर्ड पे देखना जरा। अगर फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट 180 का होता, तो सॉरी 2 लाख कर लें, लेट्स अज्यूम डब्ल्यूडीबी 2 लाख होती और कैश 180 मिला होता। लेजर बैलेंस करवाएं, पहले टोटल तो करवाए ना यार, पहले टोटल तो करवाओ ना यार, टोटल तो करवाओ ना। टोटल किस साइड पे? पहले ऑपोजिट साइड पे भी इतना ही होना चाहिए। डिफरेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड पे तो लिख रहा हूं, डेबिट बैलेंस है ये। तो व्हाट इज दिस डेबिट बैलेंस? लॉस ऑन डिस्पोजल। तो दो चीजें अगर इस सिचुएशन में आ जाए, कैश एंड एसेट, कैश एट सेल प्रोसीड्स एंड एसेट एट डब्ल्यूडीवी,
तो बाकी फिर आपने सिंपली लेजर बैलेंस करना है। मैं वापस ओरिजिनल फिगर्स पे आ रहा हूँ, और इस केस में 30,000 इज क्रेडिट बैलेंस इन दिस लेजर, और वो जो क्रेडिट बैलेंस है वो किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, गेन ऑन डिस्पोजल है। और अगर लेजर फॉर्म में भी आपने बना लिया तो फाइनली इसने प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है। सब ओके है सर? इज इट गेन ऑन डिस्पोजल? क्रेडिट बैलेंस विल रिफ्लेक्ट गेन and debit balance in this ledger will reflect the loss on disposal. I hope ये कुछ क्लियर हो गया है। आप लोग इस तरह करें, एंट्रीज पहले लिखें, मैंने जरा सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया, आपने एंट्रीज पहले लिखनी है और लेजर बाद में बनाना। अब ये ना कह दीजिएगा मैंने सर लिख ली है, वो मुझे लग रहा है कि लिखनी है। बहरहाल ऊपर नीचे होना कोई इशू तो नहीं है, लेकिन पहले डेफिनेटली एंट्रीज हैं और उन एंट्रीज की बेस पे डिस्पोजल अकाउंट है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ओके है? ना करें ना करें यार, मैं भाई की तरफ से माजत कर लेता हूँ। बड़े होने की कोशिश करें सर, गेम सीरियस है। ना करें बेटा, डिस्टर्बेंस है यार, इस तरह तो नहीं करें। आपको अंदाजा नहीं है लोग सोच रहे हैं। एनी क्वेश्चन? ये बन गया जी डिस्पोजल अकाउंट जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सिर्फ अगर डिस्पोजल अकाउंट देखा जाए, डिस्पोजल अकाउंट देखा जाए और उसके रेफरेंसेस देखे जाए, उसके अंदर रेफरेंसेस देखे जाए। करूं शुरू? तो सिर्फ इन रेफरेंसेस को देख के कोई डबल एंट्री सोची जा सकती है? कैश वाली एंट्री क्या बनी हुई है? डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट है, कैश डेबिट है, ऑपोजिट हेड का रेफरेंस है। ऑपोजिट साइड पे मींस डेबिट साइड पे अगर देखें तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है और इक्विपमेंट क्रेडिट। पता है इससे ये चला है अभी तक की डिस्कशन से कि देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट द गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, या देयर आर टू वेज ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। एक ये है कि अकाउंटिंग एंट्री कंपाउंड एंट्री में गेन या लॉस निकालना है। ऑल्टरनेट वे क्या है कि लेजर फॉर्म में डिस्पोजल अकाउंट में गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। आए जो यहाँ तक बात हुई है इसको जरा समराइज फॉर्म में अपने पास एक पेज पे लिखने की कोशिश करें। अब ये जैसे अगर मैं पेज बना रहा हूँ ये फिर क्वेश्चंस में भी यूज होना है, तो अगर तो हाफ पेज या उससे ज्यादा जगह तो ठीक है, हाफ पेज या उससे ज्यादा ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी रह गई जगह तो आइडियली जरा नेक्स्ट पेज बेहतर रहेगा। ठीक है प्लीज? बाकी जो आपका थोड़ा सा खाली सफा रह जाएगा उस पर कुछ होमवर्क वगैरह डिसाइड करते हैं ताकि वो भी ज़ाया ना हो। तो फिलहाल करने को ऐसी रहेगा जहाँ हम जरा हाफ से ज़्यादा पेज हमें रिक्वायर्ड होगा, तो जरा प्रेजेंटेबल जरा साफ सुथरा हो जाए। जरा एक दोबारा हेडिंग लिख लें, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, या अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। ये हेडिंग लिख के आपने कल जिस तरह एक लेफ्ट और राइट साइड दो साइड्स बनाई थी, सेंटर में एक लाइन लगा लें। अभी तक जो हमने बात की है डिस्पोजल के एंगल से आज,
वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है? इफ देयर इज नो सेपरेट लेजर ऑफ accumulated appreciation. If there is no separate ledger of accumulated depreciation. बस यहां तक लिख के रुकने, फिर राइट साइड की बाद में बात करते हैं। हो गया यहां तक? अब पहले जो आगे मैंने लिखना है वो दोबारा आप चाहे देख लें, जो हमने किया मैंने उसी को दोबारा लिखना है। दो पॉसिबिलिटीज अब बन जाएंगी, लिख लें, हेडिंग बस बनाना। पहले सुने मैं आपने क्या कहना चाह रहा हूं आगे। If ledgers are not required in question, ये मेरी सेटिंग से आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? बल्कि मैं ये बात दोनों तरफ ले जाता हूँ, ये दोनों फिर बाद में हम उसमें भी सेम सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, ऊपर लेफ्ट साइड पे क्या कह रहा हूँ, नीचे क्या लिख रहा हूँ, एक ही चीज या कुछ डिफरेंट बात है? नहीं एक ही, प्लीज नहीं, पहले ये क्लियर करना। ऊपर बड़ा बात ये हो रही है कि जो एसेट हमारी बुक्स में था वो WDV पे था, उसका कोई अलग लेजर नहीं बन रहा, उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बन रहा। इन अदर वर्ड्स जो एसेट बेचा है वो हमारी बुक्स में WDV पे था, ऊपर हेडिंग जो लेफ्ट साइड पे। नीचे जो मैंने पॉइंट 1 लिखा है वो ये है कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्या उस क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड है या सिर्फ जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड है। नहीं, नीचे मैं ये लिख रहा हूँ, नीचे मैं लिख रहा हूँ कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जब हमने पढ़ी तो पता चला कि लेजर्स रिक्वायर्ड नहीं। इसी के बाद एक और हेडिंग नीचे क्या लिखूंगा मैं, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल बात हो रही है? नो सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मींस एसेट अकाउंट है लेकिन वो WDV पे है। लेकिन एग्जामिनर ने हमसे जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो ये है कि आपने लेजर्स नहीं बनाने, अकाउंटिंग एंट्रीज करनी। तो अगर लेजर्स रिक्वायरमेंट में नजर नहीं आएंगे हमें, समटाइम्स लिखा होगा प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर्स, लेकिन समटाइम ये भी लिखा होगा प्रिपेयर जनरल एंट्रीज। तो प्रिपेयर जनरल एंट्रीज का मतलब लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो उस केस में एसेट अगर डिस्पोज हुआ है और वो हमारी बुक्स में WDV पे था, अब बात मेरी क्लियर है? उस केस में अगर एसेट डिस्पोज हुआ है और एसेट WDV पे था तो हमारे जहन में क्या एंट्री आएगी? कैश डेबिट। कंप्लीट करवाएं, क्या समझ आता है? कैश डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट एंड गेन या लॉस फिर बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब मेरी बात क्लियर होगी है? कैश किस अमाउंट पे डेबिट? नहीं, अब मैं फिगर नहीं अज्यूम कर रहा, वो जो भी होगी, वो जो भी सेल प्रोसीड होगी उस अमाउंट से। एसेट किस अमाउंट पे क्रेडिट? किस देने की WDV? एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए। और नीचे मैं एक सेंटेंस छोटा सा लिख रहा हूं, डिफरेंस इन दिस एंट्री कैन आइदर बी, डिफरेंस कैन आइदर बी, कैन आइदर बी प्लीज, गेन होगा या लॉस होगा? नहीं, एट अ टाइम दोनों नहीं होंगे। आइदर बी गेन, कैन आइदर बी गेन और लॉस। कब गेन कब लॉस? बोले बोले बोले, ट्राई 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 ट्राई। कैश ज्यादा होगा तो गेन होगा, कैश कम होगा तो लॉस। मेरी अब पूरी हेडिंग्स विद एंट्री समझ आ गया, लेकिन बात अभी मैं थोड़ी सी और पूरी कर लूं प्लीज। सेकंड पॉसिबिलिटी, सेपरेट लेजर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी तो सपोज लिखा हुआ था लेजर्स आर रिक्वायर्ड। इफ लेजर्स आर required in question,
हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में लेजर्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के। तो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रिपेयर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट, तो हमारा जहन फिर किस एंट्री की बजाय किन एंट्रीज की तरफ जाना चाहिए? फिर जिसमें डिस्पोजल अकाउंट वर्ड आता है। कोई की है कभी आपने एंट्रीज? ढूंढ के बताएं क्या एंट्री की है। फिर हम कैश, डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट एक अलग एंट्री जहन में लाया करेंगे, सेल प्रोसीड्स की अमाउंट्स है। और फिर सेकेंडली एक और कौन सी एंट्री बोलने वाला प्लीज? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री हम किस अमाउंट से किया करेंगे? जी जी प्लीज, किस अमाउंट से किया करेंगे? वही बात है, वर्ड वही है सारे। एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल, एट WDV ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। और इन दो एंट्रीज का इफेक्ट फिर हम अपने डिस्पोजल के लेजर में पोस्ट किया करेंगे और फिर लेजर बैलेंस करके गेन या लॉस की कैलकुलेशन किया करेंगे। अब मेरी बात सारी क्लियर हो गई है? तो यकीनन राइट साइड पर भी हमने बहस करनी है, इस पेज के राइट साइड पे। आप जरा लेफ्ट साइड कंप्लीट कर लें। मैं ऊपर पहले वो दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर नीचे जो लिखा था वो बाद में आपके सामने ले आता हूँ। कोई मेरी बात में अगर कंफ्यूजन रह गई है, बात क्लियर नहीं हुई है, तो वो जरूर प्लीज पूछ लें। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई इशू? बस इससे नीचे पेज हमें नहीं रिक्वायर्ड है, जितना मैंने लिखा था बस इतना ही है, बस राइट साइड पे बाद में लिखना है। तो मेरे ख्याल हाफ पेज शायद सफिशिएंट होगा। तो अगर पेज का डिसीजन अभी तक नहीं हुआ तो मेरे ख्याल हाफ काफी है। नहीं बेटा, WDV हम ईयर एंड पे फाइंड आउट तो करते हैं, लेकिन अगर डिस्पोजल हो जाएगी तो हम जिस डेट पे डिस्पोजल है उस दिन वर्किंग किया करेंगे। जिससे फॉर एग्जांपल अगर कोई एडिशन हो जाए तो आप डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं ना। हाँ, हम CD बैलेंसेस एंड में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशन हुई है, कोई नया एसेट आया, कोई एसेट डिस्पोज हो रहा है, तो वो हम डेट वाइज एंट्रीज करेंगे। और फिर डेफिनेटली जो डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट शायद है वो ईयर एंड पे होती है। लेकिन वो ईयर एंड पे जब करेंगे तो जितना सा जो जो एसेट यूज हुआ होगा वो अकॉर्डिंगली फिर टाइम बेसिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो सारा लेजर ईयर एंड पे नहीं बनाया जाता। ओपनिंग बैलेंस लिखा, अगर कोई नया एसेट है उसे डेट वाइज रिकॉर्ड किया, उस डेट पे एसेट डेबिट कैश वगैरह क्रेडिट। फिर इसी तरह अगर डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर किसी डिफरेंट डेट पे हुई है तो जिस डेट पे डिस्पोजल है उस दिन अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, क्योंकि जितना अरसा एसेट यूज हुआ है डिस्पोजल से पहले पहले उतना ही वो डेप्रिशिएट होना चाहिए। हाँ, फिर जो डेप्रिसिएशन है वो फाइनली जो एसेट्स पूरा साल यूज हुए हैं उनकी भी वर्किंग होनी चाहिए। और फिर फाइनली ईयर एंड पे CD फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो इंशाल्लाह क्वेश्चंस करते हैं हम। लेकिन सारी एडजस्टमेंट ईयर एंड पे नहीं होती, सारी एडजस्टमेंट आइडियली साथ साथ हो रही होती हैं। हाँ, ईयर एंड पे फिर जाके फाइनली एक डेप्रिसिएशन का डिसीजन होता है कि इस साल अब जितने एसेट्स हैं वो कितना कितना अरसा यूज हुए हैं और अकॉर्डिंगली उस पर कितने कितने मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। डेप्रिसिएशन के मंथ्स भी होते हैं कोई रेलिवेंट? क्या हमेशा हर एसेट पूरा साल ही? अगर फॉर एग्जांपल वो 6 मंथ्स यूज हुआ है, 7 मंथ्स यूज हुआ है, तो अकॉर्डिंगली टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, कोई इशू नहीं है। ये डेट ऑफ डिस्पोजल की बहस है। नहीं, क्या आइडियली वैसे इतना ही ऐसे ही होना चाहिए? अगर डिस्पोज कर दिया तो उसके बाद तो फिर एसेट हमारी बुक्स में डेप्रिशिएट नहीं ना होना चाहिए। तो जिस दिन वो बेचती है उस दिन तक वो कितना डेप्रिशिएट हुआ है ये फिगर फाइंड आउट होनी चाहिए। जी, ये पहला हिस्सा लिख लिया, थोड़ा सा ऊपर कर दूं? अगर कोई रह गया ऊपर तो बता दें। एनी अदर कंफ्यूजन?
हमें कैसे पता चलेगा कि एंट्रीज करते हुए डिस्पोजल अकाउंट वर्ड लगाना है या नहीं? ना, नो नो, अभी सेपरेट लेजर नहीं है, ये वर्ड्स मिक्स हो रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एंट्री करते हुए डिस्पोजल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हेड्स में लिखना है या नहीं? अगर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट में लेजर्स रिक्वायर्ड होंगे। फिलहाल हमने सेपरेट लेजर की तो बहस ही नहीं की, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के सेपरेट लेजर की भी कोई बहस नहीं हुई है। ये दोनों चीजें आपने किस साइड पे लिखी हैं? क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं बन रहा, एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे ही है। हाँ, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन दो डिफरेंट हो सकते हैं। जी, ये एंट्रीज बेटा, ये जो मैंने एंट्रीज लिखी हैं, ये हमने इसलिए लिखनी है कि जरा जहन में रहे। अगर लेजर मांगा होगा तो ये हम एंट्रीज लिखेंगे नहीं, हम एंट्रीज जहन में रखेंगे, पोस्टिंग करेंगे। लेकिन लिखी मैंने इसलिए है कि जरा लिख के थोड़ी याद हो जाए, लेकिन डेफिनेटली फिर ये एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम सीधी ये एंट्रीज जहन में रख के पोस्टिंग करेंगे। लेकिन ये एंट्रीज जहन में रख के पोस्टिंग करेंगे। क्लियर हो जाएगा? अगर मिड में डिस्पोजल करनी पड़ गई तो फिर मिड में डिस्पोजल की एंट्रीज करेंगे यार। हैदर क्यों टेंशन ले रहे हैं? मिड छोड़ें, पीरियड के स्टार्ट में हो, एंड में हो, जिस डेट पे भी हो, कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग जिस डेट पे एसेट आप बेच रहे हैं उस दिन की डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करें और जितने पे बेचा है उससे कंपेयर करके पता करें, उससे कंपेयर करके कैलकुलेट करें कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये बिल्कुल टेंशन आप ना लें, इंशाल्लाह देखें, एंजॉय करेंगे हम। जरा फिगर्स बस आ जाने दें, ये एंट्रीज थोड़ी जरा पूरे हो जाए, इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनी अदर इशू? चले अब हमने राइट साइड पे आ जाए ऊपर। एनीबॉडी राइटिंग? चले वापस आ जाए इसी जो जो हेडिंग में, और राइट साइड पे अब ऊपर हेडिंग लिखवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहस हमने कर ली है कि अगर डब्ल्यूडीवी पे एसेट था तो क्या करना है। अब आ जाए ऑपोजिट साइड पे। इज इट पॉसिबल कि हमारी बुक्स में डिस्पोजल से पहले एसेट कॉस्ट पे आ रहा हो, अपने लेजर में कॉस्ट पे आ रहा हो? तो उस केस में फिर हेडिंग हो जाएगी इफ देयर इज सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। और अब इसको भी दो अलग अलग सिचुएशंस में डिस्कस करेंगे कि अगर बुक्स में सेपरेट लेजर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का है और एग्जामिनर रिक्वायरमेंट में लेजर नहीं मांग रहा या लेजर्स मांग रहा है तो फिर कैसे करेंगे। तो अब इसके नीचे बड़ा भी डेफिनेटली खाली जगह रहने दें, हम पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू बात पूरी समझ लेते हैं, फिर उस एग्जाम्पल की बेस पे जो एंट्रीज फाइनल करेंगे उसे अपने इसी पेज पे समराइज फॉर्म में लिख लेंगे ताकि क्वेश्चंस करते हुए फिर ये एंट्रीज देख के जरा याद दहानी हो जाया करे। तो नीचे आ जाए, जहाँ ये जगह खत्म हुई थी एक लाइन लगा लें। जो राइट साइड पे एंट्रीज अभी लिखनी है वो एंट्रीज लिखने से पहले जरा समझनी है। तो एक एग्जाम्पल शुरू करें। पता है किसी को कहाँ इस वक्त? इस वक्त पता है आपको कि आप कहाँ हैं? ये जो जगह हमने सेंटर में एक लाइन लगाई है वो खत्म हो गई है, राइट साइड खाली है। उसको फिल करने से पहले हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे। एक हेडिंग बना लें एग्जाम्पल, और जरा फिगर्स बदल लेते हैं जरा। यहाँ लेफ्ट साइड पे आपकी एंट्रीज पूरी हो गई हैं, बस इंशाल्लाह उससे नीचे आपने ज्यादा नहीं जाना है। या इस तरह करें, जरा दो तीन लाइनें और छोड़ के, दो तीन लाइनें और छोड़ के एक लाइन लगा दें। लेफ्ट साइड पे जहाँ पहुंचे थे उसके नीचे दो तीन लाइनें गिन के छोड़ दें, और एक लाइन लगाने का मतलब अब इस पेज के सेंटर में जो जुदाई हुई थी वो खत्म हो गई। सबको पता चल गया क्या करना है? आज एग्जाम्पल लिखा जरा, और इस एग्जाम्पल को लिखते हुए जरा दो लेजेस बनाए लेफ्ट और राइट साइड पे, अपने पेज के एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। बल्कि इस तरह के छोड़ दें, फिर लिखना छोड़ें, पहले समझ लें जरा। लेट्स अज्यूम जी एक मशीनरी है। अब इसको जरा सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। परचेज से शुरू करेंगे,
और फिर डिस्पोजल तक आते हैं। लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2023 पे आपने एक मशीनरी परचेज की है, एंट्री बताएं। एंट्री से नहीं घबराना सर, हिम्मत करें जरा, दोबारा बोल दें जरा। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, जिस डेट पे आपने परचेज की वो साथ मैंने डेट लिख दी। देन सपोज 1 साल कंप्लीट हो गया, मशीनरी को हमने डेप्रिशिएट किया बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए। सपोज 1 लाख रुपीस इस मशीनरी की डेप्रिसिएशन आ गई। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बन रहा है तो क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। सपोज लाइफ जरा ज्यादा है, 1 लाख रुपया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में फिगर आ गई। यकीनन डेप्रिसिएशन का भी लेजर होगा, लेकिन उससे हम फिलहाल इंटरेस्टेड अभी नहीं है। 1 साल कंप्लीट हो गया मेरा। लेजर बैलेंस अगर मैं करूं तो एसेट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 40 लाख कॉस्ट का आ जाएगा, टोटल भी वही हो जाएगा। ओके प्लीज। और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का 1 लाख क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। यहां तक आप लोग भी बना लें। सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। इसी तरह कंडी बनाइएगा लेफ्ट और राइट साइड पे, जरा कंपैरिजन करते हुए जरा बात शायद सही समझ आ जाएगी। पेज के लेफ्ट और राइट साइड पे जिस तरह मैंने बनाने की कोशिश की है। चीज़ें यही छोटी छोटी आहिस्ता आहिस्ता एडवांस हो जाती हैं, तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें सही क्लियर हुई हो तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम नहीं होती। कोई भी इशू हो प्लीज़ साथ साथ क्लियर करें और फुल इन्वॉल्व रहा करें क्लास में। जी आगे चलो, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें। नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन उठाएं। 40 लाख एंड 1 लाख डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। सपोज एक और साल कंप्लीट करना है, 31 दिसंबर 2024 आया, आपने दोबारा डेप्रिसिएशन की एंट्री की। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इट इज वन टाइम डिसीजन कि सेपरेट लेजर बनना या नहीं बनना, और अगर सेपरेट लेजर बना लिया तो फिर हर साल डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एंट्री चलती जाएगी। लेट्स अज्यूम वंस अगेन, सपोज 1 लाख ही डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में भी चार्ज की आपने, क्लोज कर लें। एसेट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट के बराबर ही रहेगा। सही कह रहा हूं? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आप अलहदा लेजर बना रहे हैं, लेकिन 2 सालों के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपया हो जाएगी। थर्ड ईयर का बस ब्रॉड डाउन उठाना है, और डेट भी बल्कि क्या बन जाएगी, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग डेट। थर्ड ईयर के ब्रॉड डाउन उठाना है, 1 जनवरी 2025 हो जाएगा। देख लेना।
2 साल इस मशीन को आपने यूज किया, कॉस्ट 40 लाख थी और सपोज एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 2 लाख रुपीस है। डेट ठीक है जी, 1 जनवरी 2025। 2023 के स्टार्ट पे खरीदा था, 2024 2 साल यूज किया, 1 जनवरी 2025 पे बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करके रुक जाएगा। जी सब इकट्ठा हो गए, आ जाए जो लिख रहे हैं। आखिरी लाइन में लेजर चला गया है मौला। असल काम इस लास्ट ईयर में होना है, तो ये ना हो कि रजिस्टर से नीचे ही आखिरी साल निकल जाए। अगला सफ़ा भी हमारा है यार, अगर ब्रॉड डाउन अगले सफ़े पे उठा लें तो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम 4-5 लाइनें होनी चाहिए बीच में। और ठीक है बेटा, आपका ठीक है, वो बस भाई का नजर आया, वो आखिरी लाइन से नीचे जा रहा था, बड़ी मुश्किल से रोका। जी सर, ये ब्रॉड डाउन हो गए सर। क्या ब्रॉड डाउन बैलेंस है सर? फुल कंसंट्रेट प्लीज, फुल कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट। व्हाट इज द ब्रॉड डाउन बैलेंस ऑफ मशीनरी? 40 लाख। एंड व्हाट इज ब्रॉड डाउन बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? 2 लाख। अब लिखना रुक दें, अभी प्लीज ना लिखेगा, ये कैसे लिखना है आप लोगों ने लेजर के अंदर, ये भी बात होनी है। अब मैं लेजर के नीचे आ रहा हूँ, आप ना लिखें अभी। लेजर्स के लिए मैंने अभी 4-5 लाइनें छोड़ दी हैं और उसके नीचे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। सपोज आप नहीं लिख रहे, ऑन 1 जनवरी 2025, 2 साल मशीन यूज करने के बाद मशीनरी इज सोल्ड फॉर रुपीज 34 लाख इन कैश। ठहरे, पहले बात समझ लें, उसके बाद फिर इसकी काउंटिंग शुरू करते हैं। जी, जिस दिन मशीनरी 1 जनवरी 2025 पे कॉस्ट 40 लाख और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 2 लाख पे आ गई थी, तो 2 साल यूज करने के बाद सपोज हमने इस मशीनरी को 34 लाख रुपीस कैश पे बेच दिया है। ठीक है प्लीज, जब भी डिस्पोजल हो जाए फिर उस डेट पे गेन या लॉस कैलकुलेट होता है। ये मशीनरी जरा मेरी समझ लें, बताएं गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? 6 लाख लॉस हो रहा है, और 40 लाख की मशीन है यार। कैलकुलेटर पे सॉल्व करेगा, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। 40 लाख की मशीनरी है, 34 लाख पे बेची है, तो 6 लाख गेन ही हो रहा है। गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? लेकिन मैं कंपैरिजन सही नहीं कर रहा। हमारा लेजर अलहदा बना हुआ है, लेकिन ये मशीनरी जब बेची है तो 40 लाख की नहीं रह गई थी। किसी को पता है कितनी की रह गई थी? 38 लाख की रह गई थी। लेजर में 38 लाख नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो कॉस्ट पर रखा हुआ है, वरना ये नहीं हम कह सकते कि मशीन ही 40 लाख की है। ये 2 लाख क्या बता रहा है? कि मशीनरी 2 लाख से कम हो चुकी है। तो क्या 38 लाख वाली मशीनरी 34 लाख पे सेल हो रही है? तो गेन है लॉस है? लॉस है, लेकिन कितना लॉस है? 4 लाख लॉस है। अब इस तरह करें, लेजर के लिए जरा जगह रखें, लेजर में 4-5 लाइनें हमें रिक्वायर्ड है टोटल्स वगैरह करने के लिए, पोस्टिंग के लिए। उसके नीचे एक लाइन लिखें, लेजर के लिए 4-5 लाइनें, खुला खुला करना, जरा 5 लाइनें रखना, कोई नहीं, एक आध बीच में रहेगी तो खैर है। उसके नीचे एक सेंटेंस लिखें, ये वाला जो मैंने लिखा। जी लिख लिया सेंटेंस? इस सेंटेंस के नीचे लिखें
लॉस ऑन डिस्पोजल। अब क्योंकि लॉस ही हो रहा है इसलिए मैं सिंपली लॉस लिख रहा हूँ। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना हो रहा है, वर्किंग करवाएं। 34 लाख। सेल प्रोसीड्स पहले लिखी है मैंने, माइनस WDV कितनी 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 प्लीज, 38 लाख। ओके है, कितना डिफरेंस रह गया। अब यकीन नहीं, नेगेटिव फिगर भी शायद बन रही है, लेकिन नेगेटिव का मतलब बस बता दें क्या है। पॉजिटिव बन जाए तो गेन है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बजाय मेरा ख्याल है सेल प्रोसीड्स अगर ज्यादा है तो गेन है, और अगर सेल प्रोसीड्स कम है तो लॉस है। बाकी डेफिनेटली नेगेटिव पॉजिटिव से भी अल्हम्दुलिल्लाह बात तो बन रही है। ठीक है जी प्लीज। 4 लाख चने का नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, लॉस ऑन डिस्पोजल। एनी कंफ्यूजन प्लीज, एनी कंफ्यूजन? जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? अब बेटा इस लॉस ऑन डिस्पोजल को भी अब हमने अकाउंटिंग एंट्रीज करके डिस्पोजल अकाउंट बना के डबल एंट्री सीखनी है इस सिचुएशन में, जब सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं। तो इसमें भी दो सिचुएशंस आएंगी कि एग्जामिनर ने लेजर्स मांगे हैं या नहीं मांगे हैं। मैं पहले किस तरफ जा रहा हूँ, जरा नीचे, अभी इसके नीचे जाते जाए, लेजर में आता हूँ मैं बाद में। ऊपर यकीनन लेजर के लिए जगह छोड़ी हुई है, वो मुझे भी याद है, आपको भी याद है, उसको लेकिन छोड़ दें, नीचे वर्किंग में चलते जाए। इसमें एक पॉइंट नंबर 1 बनाए, इसको पहले हम इस तरह से डिस्कस करते हैं, जरा बात आसान हो जाएगी। जरा इफ लेजर्स आर, इफ लेजर्स आर, ना करें यार, नहीं चले वो तो मैंने बताना। इफ लेजर्स आर, सपोज नहीं, पहले नोट की बजाय पहले रिक्वायर्ड वाला करना। इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड बाय, रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, और थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना है, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिस्पोजल अकाउंट। एग्जामिनर ने कहा है कि डिस्पोजल अकाउंट बना के लॉस की कैलकुलेशन दिखाएं, और सिचुएशन ये बन गई है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है। लिखने की बजाय मेरी बात अंडरस्टैंड करने पे ज्यादा फोकस रखें। मैंने क्या कहा एक दफा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फिर आपने बताना है आपको समझ आया कि नहीं। सपोज वी आर अज्यूमिंग के एग्जामिनर हमसे डिस्पोजल अकाउंट का लेजर मांग रहा है, और हमारी इस वक्त सिचुएशन जो बनी हुई है कि देयर इज अ सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बात मेरी क्लियर है प्लीज? जरा एक सेकंड के लिए पिछले पेज पे जाए जरा। ये थोड़ी देर पहले आपने एक डिस्पोजल अकाउंट बनाया था, वो जरा ढूंढा। यही जो सेंटेंस मैंने यहां लिखा है, उसके एंगल से जरा बोलने लगा हूं, सोच के मेरी बात सुन के बताइएगा सही कह रहा हूं। वहां भी एग्जामिनर डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा था, लेकिन लेकिन एसेट अकाउंट WDV पे था। यहां क्या सिचुएशन बनी हुई है, डिस्पोजल अकाउंट मांग रहा है, लेकिन अब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। बस फर्क ये है। बताएंगे कौन सी दो एंट्रीज, उधर ही रहना, पीछे रहना, आपने बाद में आ जाएगा इधर, वहीं रहना है, वहीं रहना है जहां डिस्पोजल अकाउंट पहले बनाया था। बताएंगे इसके उस केस में कौन सी दो एंट्रीज की थी आपने। तो जो सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज हो सकती हैं, पहले उसे वैसे ही सोच लेते हैं। पहली एंट्री है कैश डेबिट, जरा इधर बोर्ड पे देखें, रजिस्टर में वही खुला रहने दें, यहाँ फिलहाल बोर्ड पे देखें। क्या यहाँ कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट की एंट्री एज इट इज 34 लाख से होनी चाहिए? 34 लाख से या 38 लाख से? 34 लाख से। तो फर्स्ट एंट्री रिमेन सेम whether or not there is a separate ledger of accumulated depreciation. कौन सी एंट्री would remain same? What is the first entry? Cash debit disposal account credit, लेकिन इस केस में 34 लाख सेल प्रोसीड। दोबारा रजिस्टर में देखें, पुरानी एंट्री, पुरानी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या की थी आपने, बोर्ड पे जरा देखें।
क्या यहां भी एसेट जा रहा है? क्या यहां भी एसेट जा रहा है? लेकिन यहाँ एसेट का नाम मशीनरी हो गया है। क्या सेम एंट्री यहां भी होनी चाहिए? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्या सेम एंट्री यहां भी होनी चाहिए? लेकिन जरा बोर्ड पे देखें, क्या यहाँ लेकिन WDV पे एंट्री होगी या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी? प्रॉब्लम समझे, एक सेकंड बोर्ड पे देखा जरा प्लीज, अपने सामने वही सफा रखना आपने। अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो क्या दूसरी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और इक्विपमेंट क्रेडिट कॉस्ट पे एंट्री कर रहे थे या WDV पे कर रहे थे? अब आपके सामने लेजर्स मैंने दोबारा सामने कर दिए इस एग्जांपल के। तो क्या इस केस में ये एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट WDV पे करूं या कॉस्ट पे? प्रॉब्लम क्या है जरा एक सेकंड देखा जरा। एंट्री बोले जरा क्या है? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। मैं इस वक्त मशीनरी अकाउंट में पोस्टिंग पहले दिखा रहा हूँ, बाकी डिस्पोजल अकाउंट भी इंशाल्लाह भी बनाते हैं। तो अगर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट है, तो मशीनरी के लेजर में फिगर किस तरफ आएगी? नहीं, लेफ्ट राइट साइड में नहीं यार, को भाग लेफ्ट साइड, डेबिट साइड पे। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, यकीनन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे फिगर आएगी। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट के लेजर में किस तरह फिगर आएगी? क्रेडिट साइड पे आएगी प्लीज। रेफरेंस क्या आएगा? आप कुछ नहीं लिख रहे। मैं अगर यहाँ 38 लाख मींस WDV लिखूं उसी तरह जैसे वहां लिखा है, पिछली एंट्री WDV पे की है जो रजिस्टर में नजर आ रही है, और अगर सेपरेट लेजर फॉर एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है और मैं इस केस में भी WDV पे एंट्री कर लूं, तो अब लेजर देख के बताएं कि प्रॉब्लम नजर आ रहा? एसेट के लेजर में तो 40 लाख है, और अगर मैं 38 लाख से एंट्री करूं तो ये एसेट पूरा खत्म नहीं होगा। क्या हमने बेच दिए? तो अगर बेच दिया तो हमारी बुक्स में से बैलेंस खत्म होकर जीरो हो जाना चाहिए इस मशीनरी का। किस केस में जीरो हो जाता 38 लाख लिख के? अगर फॉर एग्जांपल ये मशीनरी का लेजर WDV पे बना होता, तो जहां आपको ब्रॉड डाउन 40 लाख नजर आ रहा है, आपको पता है कि WDV पे बना होता तो वहां 40 लाख की जगह अगर 38 लाख लिखा होता तो फिर 38 लाख से ही एंट्री हो जानी चाहिए थी और बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस केस में मुझे मजबूरन एसेट अकाउंट कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी एसेट अकाउंट में मशीनरी का बैलेंस खत्म होगा। अब जो डिफरेंस आ रहे हैं ना, वो बस आपने सही नोट करना है। अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो एसेट को WDV से क्रेडिट करने से एसेट हमारी बुक से खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा तो मजबूरन हमें ये एंट्री किस अमाउंट की बजाय किस अमाउंट पे करनी पड़ेगी? WDV की बजाय कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तभी ये मशीनरी हमारी बुक से खत्म होके जीरो होगी। कुछ बात मेरी क्लियर हुई है? तो पहली एंट्री बिल्कुल सेम है, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। दूसरी एंट्री सेम है लेकिन उसकी अमाउंट अब WDV की नहीं होगी, उसकी अमाउंट कॉस्ट वाली होगी। अब आ जाए जरा नेक्स्ट पेज पे। प्लीज अकाउंटेंट्स फंस तो नहीं गए सर? आए अब जहां पहुंचे उसके नीचे पहली एंट्री करवाएं जी, क्या है? बहरहाल प्लीज नई चीज है, मैं नहीं कह रहा कि एकदम समझ आ जाएगा। आई होप कि मेरे साथ कोशिश आप कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, कैश डेबिट, आके वापस इधर आपके लिखे आके तरह, और किस अमाउंट से फाइनल करें? प्लीज पैसे आपने समझे, कहाँ 3 लाख और कहाँ 34 लाख, जमीन आसमान का फर्क। एक जीरो से बहुत फर्क पड़ रहा है। प्लीज प्लीज कितने पैसे? 34 लाख यार, माशाल्लाह अमीर आदमी है। 34 लाख भी आपको 3 लाख ही महसूस हो रहा है, लेकिन ये पैसे बिजनेस के हैं, हमारे अपने नहीं है, इसलिए सही गिनने हैं। एनी कंफ्यूजन इन दिस फर्स्ट एंट्री? तो चाहे एसेट अकाउंट WDV पे हो और चाहे एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो, कैश वाली एंट्री एज इट इज है, सेल प्रोसीड से एंट्री है। ओके सर? सेकेंड एंट्री सर, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट
जरा मैं वर्ड जरा बदल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इक्विपमेंट की जगह मशीनरी क्रेडिट, और कितने से? 40 लाख मींस कॉस्ट से। तो अगर क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग है तो एट कॉस्ट फिर ये एंट्री होगी। अच्छा, इसमें अब फर्दर वर्ड्स एट कॉस्ट किस दिन की, मतलब ये कब जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट शायद वही होती है जिस दिन में आपने परचेज किया, और 5 साल बाद भी अगर आपसे पूछा रहेगा कॉस्ट क्या थी तो वही रहेगी। तो कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ WDV वाली शायद बहस नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मोबाइल 50,000 का खरीदा है और 2 साल बाद भी आपसे पूछा जाए कि यार इस मोबाइल की कॉस्ट क्या थी, तो हाँ ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी WDV डिफरेंट होगी, लेकिन कॉस्ट वही होगी जिस डेट पे आपने खरीदा है। तो एज सच कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल वाली बहस जरूरी नहीं है। दैट कॉस्ट मींस जिस अमाउंट पे खरीदा था वो उसी अमाउंट पे आ रहा होगा। मसलन फॉर एग्जांपल कितने पे खरीदा था, और क्या 2 साल बाद भी 40 लाख पे ही आ रहा है? नहीं, अपने लेजर में क्या मशीनरी के लेजर में 40 लाख पे ही एसेट आ रहा है? तो कॉस्ट पे ही आ रहा है। किस दिन की कॉस्ट पे आ रहा है? कॉस्ट वही होती है जो पहले दिन होती है, बाद में होती है। हाँ, उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है, उसकी WDV चेंज हो सकती है, लेकिन शायद कॉस्ट वही होती है। इसलिए कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल वर्ड लिखने को जरूरी नहीं है। जिस कॉस्ट पे था उसी कॉस्ट पे क्रेडिट हो जाएगा। ये वर्ड ठीक है? क्या बोले लास्ट में? जिस कॉस्ट पे था उसी पे क्रेडिट हो जाएगा, मींस 40 लाख की बात होगी। क्या सेकंड एंट्री जो पहले आपने की थी और जो मैंने अब लिखी है ये सेम है? एंट्री सेम है, शायद हेड सेम है, डेबिट क्रेडिट सेम है, लेकिन अमाउंट में क्या डिफरेंस है? वहां WDV थी, यहाँ कॉस्ट है। अब एक एंट्री यहाँ और मजबूरन करनी पड़नी है, लेकिन वो इस तरह समझना जरा मुश्किल होगा। आप एक एंट्री की जगह छोड़ें और नीचे एक डिस्पोजल अकाउंट शुरू करें। एक एंट्री की जगह छोड़ें इन 2 एंट्रीज के नीचे, और एक डिस्पोजल अकाउंट बनाना शुरू करें। बेफिक्र रहें, जितनी लाइनें छोड़ी हुई हैं मुझे याद है, मैं इंशाल्लाह भी सारी पूरी करवाता हूँ। जहां जहां है आपको भी पता है, मुझे भी आइडिया है, रिलैक्स रह के डिस्पोजल अकाउंट की तरफ आए, एक एंट्री के लिए जगह छोड़ के। 2 एंट्रीज जो आपने की हैं जरा इनकी पोस्टिंग इंडिविजुअली करेंगे जरा डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में। बाकी डेफिनेटली दूसरे लेजर्स में भी जाना है इन्होंने, उनकी बात फिर जब जरूरत पड़ेगी कर लेते हैं। इन 2 एंट्रीज को जो आपने लिखवाई हैं देख के बताएं, सॉरी लेख के जरा पोस्टिंग करें। मैं भी करता हूँ, आप भी जरा इंडिविजुअली करें, कोई मिस्टेक है तो ढूंढ लेते हैं। लेकिन बहरहाल एंट्री बोल के वही करें, वरना डेबिट क्रेडिट साइड का में गलती हो जानी है। कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, कैश डेबिट। दूसरी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मशीनरी क्रेडिट, कितने से? 40 लाख से। यकीनन कैश का लेजर अपनी जगह है, मशीनरी का लेजर अपनी जगह है, और ऊपर बनाया भी हुआ है, वहां जाना है, लेकिन रिलैक्स होकर पहले डिस्पोजल अकाउंट जरा फाइनल करना है। एनी कंफ्यूजन इन दिस पोस्टिंग? अब सबसे इंपॉर्टेंट इशू आज का अगर आप रिजॉल्व करा दें तो ये बहस खत्म होने लगी है, और पता आपको है लेकिन आइडिया मैंने देना है। कौन सी 2 चीजें आपके सामने इस लेजर में आ गई हैं? मशीनरी की कॉस्ट आ गई है, और मशीनरी को बेच के कैश सामने आ गया है। पोस्टिंग हो गई है सर? आगे कुछ ना काइंडली करें, पहले बात को समझने की कोशिश करें। क्या लेजर बैलेंस कर दूं? थोड़ी देर पहले जो डिस्पोजल अकाउंट बनाया था उधर ढूंढे 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 ढूंढे, प्लीज ढूंढे। क्या लिखा और क्या किया? कैश लिखा, इक्विपमेंट लिखा, और बैलेंस कर दिया, और गेन जो आना चाहिए था वो आ गया। तो यहां भी क्या और क्या लिख लिया? क्या वही लिख लिया जो वहां लिखा था? थोड़ा सा धोखा खाया आपने, दोबारा सामने रखें डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे इक्विपमेंट की कॉस्ट लिखी थी या WDV? WDV। यहाँ क्या लिखा है? तो रेफरेंसेस तो सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन डेबिट साइड की अमाउंट में एक मसला है, वहां WDV है,
और यहाँ कॉस्ट है, देयरफॉर बोर्ड पे जरा काइंडली गौर से देखें। नहीं नहीं प्लीज अपनी तरफ से कंक्लूड नहीं करना, बस 1 मिनट, फिर मैं आइडिया दूंगा, आप फिर कंक्लूड कीजिएगा। असल में ये वर्ड भी अगर सही ना हो तो ये कंफ्यूज करता है, तो जस्ट 1 मिनट। अब बेटा ये दो फिगर्स अगर मैंने लिखी हैं, मींस कैश और एसेट की कॉस्ट, और एज इट इज अगर इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं तो अब बताएं पहले किधर लिखूं, टोटल किधर ज्यादा है, ऑपोजिट साइड पे भी उतना ही होना चाहिए, ऐसे ही है। बैलेंस करवाएं प्लीज, बैलेंस करवाएं, बैलेंस करवाएं। किस साइड पे कितना आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, 4 लाख आ रहा है या 6 लाख आ रहा है। अपनी वर्किंग ढूंढे, अभी थोड़ी देर पहले एक वर्किंग की थी, लॉस था कितना, तो लॉस 4 लाख था, यहाँ 6 लाख आ रहा है। क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह है, क्या वजह है? कंपैरिजन सही नहीं हो रहा, कंपैरिजन सही नहीं है। क्या मसला है, क्या मसला है कंपैरिजन में? नहीं वो बेटा बात की बात है, वो तो आप सही करवाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ इशू क्या है। इस वक्त जो कैश है वो कॉस्ट से कंपेयर हो रहा है, हालांकि कैश को कंपेयर होना चाहिए WDV से, तो वाई मेरा लॉस ठीक नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त कैश और कॉस्ट का कंपैरिजन हो रहा है। ये मसला दोबारा डिस्पोजल अकाउंट पिछला देखें, वहां क्यों नहीं आया? बोलना है, बोलना है, प्लीज बोलना है। ये सारा मसला सिर्फ यही है कि अगर कैश को आप WDV से कंपेयर करेंगे, नो इशू, सही गेन लॉस बन जाएगा। तो हमारा इस वक्त अभी कंपैरिजन ठीक नहीं है, हमने अभी कैश और कॉस्ट को लिखा है। जब तक, अगले वर्ड सुने गौर से, जब तक अब मेरी ये कॉस्ट WDV नहीं बनेगी, क्या बोला मैंने, तब तक कंपैरिजन ठीक नहीं हो सकेगा। तो अगर एसेट अकाउंट WDV पे हो, फिर तो डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ 2 एंट्रीज काफी होती हैं। कौन सी 2 एंट्रीज? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एसेट क्रेडिट एट WDV, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हो तो फिर एक थर्ड एंट्री करनी पड़ती है, ताकि, वर्ड सुने गौर से मेरे, ताकि कॉस्ट ऑफ एसेट को WDV में कन्वर्ट किया जा सके। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस लेजर एज इट इज? कैश किससे कंपेयर हो रहा है, हालांकि कंपेयर किससे होना चाहिए? बात कुछ क्लियर हो रही है सर? अब बोर्ड में फिर देखना है, 40 लाख क्या है, अपना रजिस्टर देखें, WDV क्या है, 38 लाख। इस 40 लाख को क्या बनाना है? तो एक तरीका तो मेरे जैसे डॉक्टर्स ये अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अकाउंटेंट्स हैं, कि मैंने 40 लाख मिटाया और 38 लाख लिख दिए। क्या मैंने कोई जुल्म किया है? तो डॉक्टर साहब भी हरकत करें तो उनकी मर्जी है, अकाउंटेंट्स ये काम इस सिचुएशन में क्यों नहीं कर सकते? रीजन रीजन रीजन, अगर एसेट WDV पे है ही नहीं, एसेट WDV पे है ही नहीं, तो ये एंट्री होनी ही किस अमाउंट पे है? प्लीज होनी ही किस अमाउंट पे है? लेकिन फिर मसला क्या है कि कंपैरिजन सही नहीं हो रहा है। बात आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी को पता है कॉस्ट से WDV कैसे बनती है? कॉस्ट में से क्या निकाल दें तो क्या बन जाता है? कॉस्ट में से अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो क्या WDV बन जाएगी सर? इन सिचुएशंस में WDV नहीं बनाना पड़ा करेगी। अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो WDV बनी बनाई इंशाल्लाह मिला करेगी, लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो WDV बनाने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस करनी पड़ेगी। तो अकाउंटेंट्स माशाल्लाह मेरे सामने बैठे हुए हैं, हेल्प मी, जरा बोर्ड पे देखें, 40 लाख इस वक्त डेबिट साइड पे है। सर जी ऐसे ही है सर। अगर मैंने इसे WDV पे कन्वर्ट करना है तो क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करूं या इसमें से लेस करूं? और लेस कैसे करूं? क्या अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस लेजर में क्रेडिट साइड पे 2 लाख लिख लूं, जरा पिछले लेजर ढूंढे ढूंढे ढूंढे, ये 2 लाख कहां से है?
क्या आपको पता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख मैंने कहाँ से ली है? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से ली है। इसे क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा मैंने? इसे मैंने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? मैं डेबिट साइड पे लिख देता हूँ यार। प्लीज, मैंने इस डेबिट साइड पे लिख लिया, बात एक ही है ना यार। प्लीज, बात एक ही है यार। प्लीज, बात एक हरगिज नहीं है, जुल्म है ये। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरफ क्यों आनी चाहिए? क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए, ताकि वो 40 लाख की कॉस्ट से नेट ऑफ होके 38 लाख बन जाए। इस तरह करूंगा तो क्या होगा? तो 42 लाख हो जाएगा। ओके सर, why I am placing once again same question, why I am placing this accumulated appreciation on the credit side of this ledger? क्या 40 लाख अब इस 2 लाख में से नेट ऑफ होके 38 लाख मींस वही हो जाएगा जो होना चाहिए। अपना पुराना डिस्पोजल अकाउंट जल्दी से दोबारा देखें, दिखाएं, देखें देखें, घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया, मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। वहां तो यहाँ कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तो अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो कोई एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बहस में नहीं है, लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो एक तीसरी एंट्री किसी को पता चला मैंने क्या कर दी आपसे पूछे बगैर ही? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है। ये तीसरी एंट्री डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए आपको कब करना पड़ा करेगी? जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे हुआ करेगा। आई होप कि हम कोई बात अंडरस्टैंड कर गए हैं। क्या अब मैं अपना लेजर बैलेंस कर सकता हूं? और क्या उसमें फिर अब सही लॉस आ जाना चाहिए? करवा दें जरा 1 मिनट, बताएं टोटल पहले किधर लिखूं? क्या अभी भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है? ऑपोजिट साइड पे भी 40 लाख होना चाहिए, लेकिन अब बैलेंसिंग फिगर कितनी क्रेडिट साइड पे आ रही है? सबको नजर आ रहा है प्लीज? अब क्रेडिट साइड पे अब 36 लाख हो गया हुआ है, 34 लाख प्लस 2 लाख और 40 लाख में से माइनस करके 4 लाख। क्या अब सही लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट हो गया है? लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगा? एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। लेट मी फिनिश प्लीज। तीसरी एंट्री जो आपको इस डिस्पोजल अकाउंट में नजर आई है, मुझे बोल देंगे क्या एंट्री हो रही है? ना 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 प्लीज, 2 लाख की एंट्री क्या हो रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। जरा दोबारा बोल दें, फंस गई एंट्री जरा। सॉरी, जरा आवाज सही नहीं आई मुझे, एक दफा दोबारा बोल दें। What is the purpose of this entry? सोच के जरा बताएं। What is the purpose of this entry? To convert the cost of asset into WDV within the ledger of disposal account. प्लीज लिखना था, हमने ही लिखना है, बात समझने की कोशिश क्या करते हैं। What is the purpose of this entry? कॉस्ट को WDV में इनडायरेक्टली कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अलहदा बना हुआ था लिखने से 1 मिनट पहले। आप ये बताएं, ये 2 लाख क्या है? किस दिन की ये एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हुआ करनी चाहिए? ये ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल ढूंढा करनी। तो इसके साथ एक सेंटेंस लिखें, सेंटेंस भी लिखें, अमाउंट एट accumulated appreciation, entries at accumulated appreciation on the date of disposal. ये अब एंट्रीज भी पूरी करें और लेजर में पोस्टिंग भी कंप्लीट करें। और काइंडली ये लास्ट एंट्री है उसके साथ जरा वर्ड्स भी लिखें। ये अमाउंट एट, ये अमाउंट, ये एंट्री जो है एट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट है, which is on the date of disposal. The purpose of this entry is to convert नहीं cost into WDV. कोई नहीं नई चीज है। कॉस्ट को WDV बनाने के लिए क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ती है अगर सेपरेट लेजर्स बने हो, और अगर सेपरेट लेजर नहीं है तो ऑलरेडी एसेट WDV पे ही आ रहा होगा। मेरे अलावा किसी को पता चला ये आज क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है सर, यही तो पता नहीं चल रहा है यार। मेरा ख्याल आपने सोचा हुआ था कि यस आंसर आप देना है, सवाल सुने बगैर ही यस कह दिए। पूछा क्या था मैंने, ला के समझ गया है सर। एनी कंफ्यूजन जी भारत, सॉरी। अब ऊपर वापस जाए बेटा, और थोड़ा हमने अपने एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 5 लाइनें गिन के छोड़ी हुई हैं, लेकिन अब एंट्रीज में जरा मेरी नीचे चली गई हैं। आपने जो एंट्रीज लिखी हैं नीचे अभी डिस्पोजल की 3, उनको देख के जरा इन लेजर्स में भी पोस्टिंग कंप्लीट करें। क्या बोला मैंने, प्लीज क्या बोला? वो जो एंट्रीज नीचे 3 लिखी हुई हैं उनको देख के इन मशीन इस मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी फाइनल करें कर ली। कोई फिगर आएगी एसेट अकाउंट मशीनरी अकाउंट में? कितनी किस साइड पे? प्लीज पोस्टिंग एरर ने कर दीजिएगा। कैश का लेजर अभी भी नहीं बना रहे हम। कैश के लेजर में यकीनन डेबिट साइड पे 34 लाख आना है। मशीनरी के लेजर में किस तरफ कितना आना है? क्रेडिट साइड पे 40 लाख किस रेफरेंस से आएगा? और टू बी वेरी स्पेसिफिक उसकी डेट भी क्या आनी चाहिए? ये 1 जनवरी पे बेचा है, ये सारा काम 1 जनवरी पे हुआ है जब डिस्पोजल हुई है। डेट भी लिख लें प्लीज, रेफरेंस ठीक है, साइड सही है, रेफरेंस और साइड सही है सर। लास्ट एंट्री बेटा देखें, लास्ट एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में भी कुछ आना है, किस साइड पे आना है, क्या रेफरेंस आना है, किस डेट पे आना है, डिस्पोजल डेट पे ये सब कुछ हुआ है। कैश भी, एसेट भी और डब्ल्यूडीवी भी उसी दिन बनाई गई है। और फाइनली इन लेजर्स को भी बैलेंस करें। और क्या ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज होगी हमारे लिए कि अगर इन लेजर्स में बैलेंस ना हो? क्या अगर एसेट बेच दिया है तो बेचने के बाद हमारी बुक्स में उस एसेट का बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए, ना उसकी कॉस्ट ऑफ बुक्स में होनी चाहिए और ना ही उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये वर्ड अगर गलत रहा तो कंफ्यूज करेगा। डेप्रिसिएशन बट अगर वर्ड बोले हम तो हमारे जहन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आनी चाहिए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड एसेट से ताल्लुक रखता है। तो जो एसेट से रिलेटेड कॉस्ट का बैलेंस है और जो एसेट से रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है वो हमारी बुक्स में से अब खत्म हो गया है, और डिस्पोजल अकाउंट बना के हमने 4 लाख रुपीस का लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर लिया है। वर्ड्स मेरे क्लियरली समझ आ गए हैं? सीडी 0 हो गए हैं? एनी कंफ्यूजन? 1 मिनट मैं रुक रहा हूँ, काफी कुछ डिस्कस हो गया है। जहां से ये एग्जांपल मैंने हेडिंग लिखी थी, अगर रिवाइज कर लें तो सबसे बेस्ट है। और जहां जहां एंट्रीज हुई हैं अगर एक दफा दोबारा बोल लें तो इंडिविजुअली पहले बोल लें, फिर मैं भी रैंडमली एक दो पूछता हूँ। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप रिवाइज कर रहे हैं। और रिवाइज का मतलब ये हरगिज नहीं है कि साथ वालों से बातें कर रहे हैं। जो जो रास्ते में चीजें नजर आ रही हैं एक नजर देख के एंट्रीज के साथ फाइनल करें। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ओके? ये बेटा जहाँ से एग्जाम्पल हेडिंग लिखी थी मैंने, यहाँ से एक नजर रहा। नहीं, ये जो अभी बात हुई है सेपरेट लेजर वाली।
जी एनी कंफ्यूजन इन द एंट्रीज एंड पोस्टिंग? देखना का देखना है अभी। एनी प्रॉब्लम प्लीज? चलें फिर कंप्लीट कर लेते हैं, जरा एक दो बातें रह गई छोटी सी। डिस्पोजल अकाउंट सामने रखें जी, फाइनल आखिरी। अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होगा तो बगैर जरा देखे सोचें, यहाँ तो कॉस्ट वाला नजर आ रहा है। अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होगा तो शायद कैश और एसेट की डब्ल्यूडीवी लिख के बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा तो दो फिगर्स की बजाय कौन सी तीन आएंगी? कैश की फिगर आएगी, एसेट की कॉस्ट आएगी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नजर आएगी। तीन चीजें आएंगी तो फिर लेजर बैलेंस हो सकता है। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, एक चीज मैंने आपसे शायद पूछे बगैर आपके सामने की है, वो जरा मैं फाइनल कर लूँ, शुक्र मेरे जहन में आ गए। ये बेटा जब मैंने लॉस लिखा एंड में, और आप अपने सामने जरा वो दूसरा पिछला लेजर जरा निकालना जरा। आई होप कि ये तो क्लियर है कि वहाँ क्रेडिट बैलेंस आ रहा था तो वो गेन है, और यहाँ डेबिट बैलेंस आ रहा था लॉस है। आई होप नहीं, ये बात नहीं मैं कर रहा। जब मैंने गेन लिखा और या मैंने लॉस लिखा तो मैंने साथ सीडी वर्ड नहीं लिखा। नहीं, ये मैंने जरा आपसे जरा कंफर्म करना है कि इसका कोई आइडिया है या नहीं है। नहीं, मैंने नहीं लिखा, पहले ये कंफर्म करना है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है अगर आपको पता है तो, लेकिन मैं जो किया है पहले जरा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है अगर आपको आइडिया है, लेकिन मैंने जो किया है पहले बता दूं। ना मैंने गेन के साथ कोई सीडी लिखा है, ना मैंने लॉस के साथ लिखा है। नहीं, ये पहले ये तो नोट कर लिया ना आपने। अब मैंने लिखा क्यों नहीं है, एक तो ये है कि मैं बता दूं, अगर आपको आइडिया है तो पहले आप बता दूं। क्या क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रॉड डाउन बैलेंसेस बनते हैं? नहीं, एक मिनट, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं वही करने लगा हूं बस। लेकिन पहले मैं दूसरी बात जरा कंफर्म कर लूं। यार मैं कंफर्म कर लूं कि कुछ वो भी पता है या नहीं, ये ना हो कि मैं अगली बात कर दूं पिछला पता ही ना हो। ये जरा मशीनरी का लेजर भी थोड़ी देर पहले आपने मेरे साथ बनाया, एक मशीनरी का बनाया है, एक एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर बनाया है, ये डिस्पोजल अकाउंट से पीछे। वहां तो मैं सीडीज लिख रहा था और फिर बीडीज लिख रहा था। हाँ, एंड में तो सीडी वैसे जीरो हो गया था, वो एक अलग बहस है। लेकिन मैं कैरी डाउन सीडी बैलेंसेस लिख रहा था, फिर नेक्स्ट पीरियड में ब्रॉड डाउन लिख रहा था। इन लेजर्स में नहीं मैंने लिखा, इस डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में मैंने नहीं लिखा। क्या ब्रॉड कैरी डाउन बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनते हैं? लेकिन सिर्फ तीन हेड्स के, कंसंट्रेट करना भी यहां से। पांच मेन हेड्स जरा जेन में ले आए, पांच मेन अकाउंटिंग हेड्स बोल दें जरा। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी या कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनमें से बेटा ये तीन चीजें, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी या कैपिटल, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिगर्स होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, उसके ऊपर एज ऑन लिखा होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर नहीं लिखा होता। और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और उसके ऊपर हमेशा फॉर द ईयर लिखा होता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस के जो हेड्स होते हैं ये फॉर द ईयर कैलकुलेट होते हैं। इनकम्स और एक्सपेंसेस फॉर द ईयर के होते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आप 2025 की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं, 2025 की, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए? 2025 की इनकम और 2025 के खर्चे। क्या 2024 वाले भी, 23 वाले भी? सिर्फ फॉर द ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम होनी चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो फिगर्स होती हैं, इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो फॉर द पीरियड कैलकुलेट होते हैं। हाँ, जो एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल है, उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड डाउन भी उठाया जाता है। तो मैंने भी जो लेजर बनाया आपके सामने, मशीनरी के साथ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर के बैलेंसेस ब्रॉड डाउन बनेंगे?
क्या एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर नहीं है? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर है। क्या डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर की नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होगी? वो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है। तो डिस्पोजल अकाउंट में गेन या लॉस आना है, और गेन या लॉस फॉर द ईयर का कैलकुलेट होना है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहां मैं सीडी लिख भी दूं, वैसे लिखना कोई ज्यादा गलत भी नहीं है, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स, सीडी लिख भी दूं तो नेक्स्ट ईयर क्या डिस्पोजल अकाउंट अगर दोबारा बनाया जाए तो ये लॉस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होगा। तो इसीलिए फिर वो सीडी इसलिए नहीं लिखते क्योंकि उससे नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बैलेंस भी नहीं बनना है। तो सीडी बैलेंस या सीडी वर्ड सिर्फ वहां लिखा गया है जिन लेजर्स में जो बैलेंस है उससे नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बनना है। इन अदर वर्ड्स लेट्स ट्राई टू कंक्लूड, ऐसी बात जरा ज्यादा इधर उधर ना हो जाए। सिर्फ 3 हेड्स ऐसे हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है जिनके कैरी डाउन बैलेंसेस ब्रॉट डाउन बनते हैं। कौन से 3 हेड्स हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी या कैपिटल, जो भी आप कह लें। लेकिन जो इनकम और एक्सपेंसेस के हेड्स होते हैं ये फॉर द पीरियड कैलकुलेट होते हैं, इनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन नहीं किए जाते हैं। फाइनली मैं क्या बता सका हूं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं ताकि मुझे पता चल जाए आपको समझ भी आया या नहीं। ये डिस्पोजल अकाउंट जो है ये इसकी नेचर सॉर्ट ऑफ क्या है, चलिए ये भी बताएं। इसकी नेचर 2 तरह की हो सकती है, या इसमें गेन आना है या लॉस आना है। तो गेन आएगा या लॉस आएगा, उसने कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, इसलिए फॉर द ईयर का लेजर है। और जब फॉर द ईयर का लेजर है तो देयरफॉर मैंने इसके साथ सीडी वर्ड नहीं लिखा है। ये लॉस हो तब भी प्रॉफिट लॉस में जाना है, गेन हो तब भी प्रॉफिट एंड लॉस में। हर साल का डिस्पोजल अकाउंट जीरो से अलहदा शुरू होगा। क्या मतलब जीरो से अलहदा शुरू होगा? विदाउट एनी ब्रॉट डाउन बैलेंस नेक्स्ट ईयर का डिस्पोजल अकाउंट अगर आप बना रहे हैं तो अलहदा बनेगा। किन लेजर्स में, फाइनली बता दें किन लेजर्स में ब्रॉट डाउन होते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के हेड्स के होते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल के ब्रॉट डाउन होते हैं। एनी कंफ्यूजन? लिख लें ये स्टेटमेंट, मेरा ख्याल लिख लेते हैं कि देयर विल बी इनकम एंड एक्सपेंसेस आर कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड, incomes and expenses are calculated for the period, and assets, liabilities and capital are calculated as on। इन वर्ड से समझ आ जाएगा, as on और for the period। हाँ कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, एक नोट लिख लो। 2 नोट 1, incomes and expenses are calculated for the period। क्या सेल का लेजर, सेल के लेजर में कोई ब्रॉट डाउन बैलेंस होगा? सेल के लेजर में कोई ब्रॉट डाउन होगा? प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। क्या डेटर के लेजर में ब्रॉट डाउन हो सकता है? क्या ज़हन में आ रहा, क्या सोच रहे हैं? क्या डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सोच के बताना। बैड डेट्स का, बैड डेट्स का, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का हेड है, अलाउंस का होगा, बैड डेट्स का नहीं होगा। बैड डेट्स फॉर द पीरियड एक्सपेंस है और अलाउंस का ताल्लुक डेटर से है। ओके है प्लीज? सेकंड लाइन, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड, अच्छा ये भी जरा बता ही दें, आपने इक्विटी वर्ड पढ़ा या कैपिटल? पहले दोनों ही पढ़े सर, सॉरी सर मैंने भी दोनों लिखी, इक्विटी या कैपिटल स्लैश कर दिया मैंने, सॉरी। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी या कैपिटल आर कैलकुलेटेड एज ऑन से समझ आ जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे जो फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन भी बनेंगे। एज ऑन एंड फॉर द पीरियड से कुछ डिफरेंस क्लियर हो जाएगा? एनी इशू? तो फर्दर एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। तो वाई मैंने डिस्पोजल अकाउंट में सीडी नहीं लिखा? नहीं, क्यों नहीं लिखा? वो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड लेजर है, गेन होगा या लॉस होगा उसने प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। चले ये जो एंट्रीज हैं थोड़ी सी, वो हमारा पिछला पेज पे एक समरी सी बना रहा था, उसमें लिखने का वैसे टाइम बच गया यार। आज ये जो 3 लिखे हैं ये तो पहले लिखवा लें। पता है किसी को अब मैंने कहाँ जाना है? बताएं बताएं।
एक अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल वाला पेज फाइनल हो रहा है, उसकी राइट साइड खाली है। अच्छा ये भी बताएं उस राइट साइड खाली जो है अभी फिलहाल मैंने कहाँ आना है? इफ लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड में आना है या आर रिक्वायर्ड में आना है? हिम्मत 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 हिम्मत, जरा देख के देखे। इस केस में शायद दूसरी बात मैंने पहले कर दी है, पता है सबको? तो सेकंड हेडिंग में आए, इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन में, और जस्ट अब समराइज फॉर्म में फाइनल करना। और इनको आमने सामने लिखने का भी मेरा मकसद ये था कि जरा कंपैरिजन भी हो सके। हेल्प मी। पहली एंट्री सेम, पहली एंट्री सेम रहेगी सर क्या? एंट्रीज बोलने से ना घबराएं सर, यही गेम है, यही काउंटेंट है। दूसरी एंट्री सेम है, दूसरी एंट्री सेम है सर, मशीनरी लिख रहा हूं लेकिन अमाउंट डिफरेंट है, एट कॉस्ट। और मैंने आपको 3 लाइनें इसलिए छुड़वाई थी वहां, एक तीसरी एंट्री आनी है इस राइट साइड पे, या नहीं छुड़वाई? तो क्या लिखना है वहां? बोलना है प्लीज बोलना है यार। किस दिन की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एंट्री होनी है? एट द डेट ऑफ, या चले वही एग्जैक्ट वर्ड्स लिखवाने जो पहले लिखे थे, मेरे जहन में से निकल गया। एट accumulated depreciation on the date of, at accumulated depreciation on the date of disposal। ये थर्ड एंट्री आपको अपने लेफ्ट साइड पे नजर क्यों नहीं आ रही? आई होप के बार बार सोच के बोल के कुछ बात क्लियर हो गई है। तो किस सिचुएशन में 2 एंट्री से काम चल जाएगा डिस्पोजल अकाउंट की? लेकिन अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो सेकंड एंट्री एसेट वाली कॉस्ट पे होनी है, और उसको फिर डब्ल्यूडीवी पे कन्वर्ट करने के लिए एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, सॉरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट वाली एंट्री कर लेंगे। चले अब टाइम जरा मेरा ख्याल सफिशिएंट नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जो ऊपर रह गया है ये इंशाल्लाह यहीं से फाइनल हो जाएगा आज। लेकिन हमने बेटा काफी कुछ पढ़ लिया है, मंडे से इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस भी स्टार्ट होंगे अब। तो कल टाइम निकाल के प्लीज जरा आधा घंटा ये सारा जो पढ़ा हमने एक ना जरा सही तरह रिवाइज होना चाहिए, और डिस्पोजल की एंट्रीज जरा टिप्स पे होनी चाहिए, मैंने इंशाल्लाह जुबानी सुननी फिर आपसे। ओके प्लीज, तो मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, रिवाइज करके आइएगा। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा?